हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूलोमिक्स। मैं हूं विपिन यादव। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम कंटेक्स्ट को समझ लेते हैं। ये देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक स्टडी प्लान शेयर किया था केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90 डेज़ में केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कैसे ले सकते हैं। वो ये प्लान है। तो जो मैंने टॉपिक्स का सीक्वेंस बताया था कि किस तरह से कौन से टॉपिक्स कैसे पढ़ने किस सीक्वेंस में, उसमें सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मैंने बताया था। तो आज हम इसी की बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को हम NCERT क्लास 11 से कवर करेंगे। उसमें मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हर स्टूडेंट को, केमिस्ट्री के स्टूडेंट को समझना चाहिए, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा चैप्टर है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बस हम उसी की बात करेंगे जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको मिस करें। हिस्ट्री है, इसको आप छोड़ दें, आप इसको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरेस्ट है तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, इसका सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? देखिए, स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ते हैं पर उनको पता नहीं होता केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जो क्या करती है, मैटर के बारे में स्टडी करती है, और मैटर के भी कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और मैटर आपस में कैसे इंटरेक्ट करता है उसकी स्टडी करती है। ठीक बात? ओके। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर है, और मैटर में भी मैटर की क्या चीज़, उसका कंपोजिशन यानी कि मैटर किससे बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ और इंटरेक्शन, मैटर जो आपस में इंटरेक्ट करता है, उसको स्टडी। कोई भी मैटर एटम और मॉलिक्यूल से बना है। अब सवाल उठता है मैटर क्या है? मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास वजन है, जिसके पास मास है और जो जगह घेरती है, वो एक मैटर है। कुछ भी चीज़ XYZ, आपकी टेबल, आपकी कुर्सी, हम, आप, एनीथिंग जिसके पास वजन है और वो जगह घेरती है, वो मैटर है। कोई भी मैटर हो, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बना है। हर तरफ मैटर ही मैटर है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा सा ब्रीफ में जस्ट इंट्रोडक्टरी इसको देख लेंगे, हमें जरूरत है। तो देखिए, एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है? जो भी मैटर है उसका कंस्टिट्यूएंट है। मैटर किस चीज़ से बना है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स से। ठीक है। तो देखिए, एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, तो उनको क्वांटिफाई करने के लिए, उनको समझने के लिए, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, फील कर सकें एक तरीके से, और ईजिली उनका मेजरमेंट कर सकें, उसके लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये क्यों पड़ता है ज़रूरत? वो इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि अगर हम कुछ एटम से मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हम उनके मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, मास का मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, बहुत कम होगा। तो हमने स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ईजिली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, हमने एक मोल कंसेप्ट को डिफाइन किया। इसको डिटेल में थोड़ा सा आगे देख लेंगे। फिलहाल आप समझिए मोल क्या है। 6.023 × 10⁻23 एंटिटीज़ है। अगर आप एटम्स की बात करेंगे तो 6.023 × 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इतने एटम्स होंगे, तो अब समझ लीजिए, जब हमारे पास इतने एटम्स हैं तो उनका कुछ वजन होगा जिसको हम मेज़र कर सकते हैं इजीली, और वो वजन होता है मोलर मास। तो जैसे कार्बन का क्या है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम इजीली मेजर कर सकते हैं। 12 ग्राम अगर आप कार्बन लेंगे तो उसमें कितने एंटिटीज़ होंगे, कितने एटम होंगे कार्बन में? 6.023 × 10⁻23। तो ये मोल कंसेप्ट, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे डिटेल में समझ लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, मैटर आपको मैंने बता दिया, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसके पास वजन है, मास है, वो मैटर है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस मैटर। अब देखिए, मैटर जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो बेसिकली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। या तो वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। कोई भी चीज़ आपके आसपास है, या तो वो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी, गैस होगी। ठीक है, सॉलिड होगी तो उसका क्या, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप होगा। लिक्विड होगी तो डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगा। शेप तो किसका, कंटेनर का आप ऑक्यूपाई कर लेगा। कोई भी लिक्विड है, दूध है, उसको आप फ्राइंग पैन में डालेंगे तो वो उसके जैसा हो जाएगा। आप उसको जग में भरेंगे तो जग के जैसा शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। वॉल्यूम में अगर 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। गैसेस में क्या होता है, ना तो वॉल्यूम फिक्स होता, ना इस शेप फिक्स होता है। ठीक है, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना तो जिस तरह का कंटेनर आप लोगे उसी तरह का उनका वॉल्यूम हो जाएगा, उतना ही, तो उतना ही उनका शेप हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आपको क्लासिफिकेशन दिया है मैटर का, ये समझिए। मैटर जो है ना, या तो वो प्योर हो सकता है या मिक्सचर हो सकता है। प्योर अगर होगा तो वो या एलिमेंटल फॉर्म में होगा या कंपाउंड के फॉर्म में। एलिमेंट का मतलब है मैटर जो है, जब मैटर के अंदर सिर्फ सिंगल एंटिटीज़ हो, ठीक है ना, एक ही टाइप के एटम्स हों,
तो उसको एलिमेंट कहा जाएगा। एक ही टाइप के एटम को एलिमेंट कहा जाएगा जो कि प्योर सबस्टेंस है। मैटर में, प्योर सबस्टेंस में एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, कई तरह के एलिमेंट्स या कई तरह के एटम्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम, और ये फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं। जैसे कि वाटर है, उसमें दो तो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, जो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करें 2:1, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में है। ओके, तो ये कंपाउंड हो गया। मिक्सचर में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात होती है, कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है, आप इतना समझ लीजिए। होमोजेनियस मतलब सिर्फ एक ही जैसे दिखाई देता है। पानी को अगर हम दूध में पानी को मिलाएं तो एक ही जैसा होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, लेकिन अगर पानी में हम सैंड मिला दें, ठीक है ना, बालू मिला दें, तो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर स्टार्ट हो जाएगा, वो दिखाई अलग से देता है। ये आप समझिए, वैसे कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। सबस्टेंस आपको बता दिए गए। अब आगे चलते हैं। कंपाउंड आपको बता ही दिया मैंने। कई सारे एटम्स जब फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि वाटर कंपाउंड है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, वाटर कंपाउंड है, कार्बन एलिमेंट है, CO2 कंपाउंड है, ऐसे समझिए। अब देखिए, कोई भी मैटर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, लेंथ, वेट हो गया, लेंथ भी है, लेंथ हो गया, वेट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, ये सब क्या फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, रिएक्टिविटी है, कंबस्टिविटी है, कंबशन है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें आपको हर चैप्टर में हर प्रोडक्ट्स की हर उसकी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको समझना है, ठीक है। देखिए, किसी भी मैटर को मेज़रमेंट करने के लिए हमें कुछ फिजिकल एंड क्वांटिटीज़ को मेज़र करना पड़ता है। अगर कोई मैटर है, उसकी लेंथ नापनी है तो हमें लंबाई नापनी है तो लेंथ चाहिए, अगर उसका वजन नापना है तो मास चाहिए। तो ये जो है ना, साइंटिस्ट लोगों ने एक सिस्टम बनाया जो कि पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो और साइंस को हम आसानी से समझ सकें, ठीक है ना। जैसे ऐसा होता है कि एक ही चीज़ को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तमिल भाषा में पानी को तन्नी बोलते हैं, हिंदी में पानी बोलते हैं, इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। इसी तरह से ये कन्फ्यूज़न ना हो तो हर चीज़ की लंबाई को लेंथ से नापा जाएगा और उसको मीटर में नापा जाएगा। ये डिसाइड किया गया, ऐसा ही सिस्टम है। इसकी वजह से कन्फ्यूजन नहीं होती, साइंटिस्ट इसको फॉलो करते हैं, हर जगह साइंस में फॉलो करते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम में बेस क्वांटिटीज़ होती है 7। देखिए 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 जो बेस क्वांटिटी होती है, इन्हीं से आप सारी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ मैक्सिमम ड्राइव कर सकते हैं। तो ये 7 बेस क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको लेंथ नापनी है, लंबाई नापनी है किसी चीज़ की, तो आप मीटर में नापेंगे, उसका सिंबल एम होगा यूनिट में, ठीक है ना। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। अगर आपको वजन नापना है किसी चीज़ का तो वो किलोग्राम में आप नापेंगे, उसका केजी सिंबल लेंगे। टाइम, सेकंड, ये आपको पता होना चाहिए। करंट एम्पियर है, केल्विन। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए क्या टेम्परेचर नापना है तो केल्विन में नापेंगे, के से डिनोट करेंगे। सबस्टेंस की अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल कंसेप्ट बता दीजिए, ये बेसिक यूनिट है ऐसा ही सिस्टम की। मास अलग चीज़ है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आपको नापनी है तो आप मोल में नापेंगे, MOL उसका सिंबल, MOLE नहीं है। स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूजन होते हैं तो MOLE लिखेंगे, ठीक है ना। सिंबल में आप केवल L लिखेंगे, पूरा नाम जब है तो E लिखेंगे। ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी को कैंडल में आपको C लिखेंगे। ये आप मोल का कंसेप्ट समझ लीजिए, ओके। तो ये आप थोड़ा सा याद रखें, समझें। अगर आपको याद नहीं तो इसको याद कर लें, थोड़ा सा देख लें, इसको ध्यान में रखें। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, इनको छोड़ें। फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ यूनिट कन्वर्जन की चीज़ें हमारे सामने आती है, उसमें हमें कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो आप इनके कम से कम ये जो 2 पेयर है उनको याद रखें। किस तरह से याद रखेंगे, डेसी सेंटीमिली डेका हेक्टो किलो, ऐसे याद रखें। डेसी सेंटीमिली डेका हेक्टो किलो। डेसी मतलब 10⁻⁻1, सेंटी मतलब 10⁻2, मिली मतलब 10⁻3। इनकी ज़रूरत हमें यूनिट कन्वर्जन के टाइम पे पड़ेगी मल्टीप्लायर के तौर पर, ठीक है। डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3। बाकी और भी ज़रूरत होती है, गीगा, मेगा, 10⁻9, 10⁻6, ये सारी चीज़ें, पर आप इनको याद रखें 2 पेयर से, ठीक है, ओके। मास और वेट के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मास क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, जिसको आप मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि मास यानी कि केजी और मोल, इनके बीच में रिलेशन है, उसको आप अभी हम देखेंगे। मास केजी या मास ग्राम में एक रिलेशन है, मोल कंसेप्ट उसको भी समझेंगे। मास और वेट में फ़र्क है। वेट क्या है, फोर्स है ग्रेविटी की, तो वेट क्या होगा, ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होगा। तो अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाएंगे, ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट चेंज हो जाएगा, लेकिन मास उतना ही रहेगा उस चीज़। तो मास और वेट में ये फर्क है, कभी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। फिर कुछ एक और यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको ज़रूरी है रिलेशन, जैसे कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो 1 लीटर में 10⁻3 मिलीलीटर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब भी होते हैं, ठीक है ना।
तो 10 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर का अगर आप क्यूब लेंगे, आपको एक डब्बा ले लीजिए 10 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर का, 10 उसकी लंबाई हो, 10 चौड़ाई हो, 10 हाइट हो, 10 सेंटीमीटर, तो उसमें आपका 1 लीटर पानी आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है ना। 10 बाई 10 का लंबाई चौड़ाई और 10 की हाइट सेंटीमीटर में अगर आप कोई डब्बा ले लेते हैं, उसमें आप पानी भर देते हैं तो 1 लीटर पानी ऐसे, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये है, कभी कभी क्या होता है आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल आप करें, जो डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया जाए उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करें, प्लस उसमें 32 आप जोड़ दें, ठीक है। 9/5 का मल्टीप्लाई करके 32 आप जोड़ देंगे तो आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाता है डिग्री सेल्सियस में अगर आपको दिया हो, ठीक है। फिर केल्विन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 273.15 को जोड़ दें तो आपको केल्विन में आ जाएगा। फिर आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसमें क्या है, तीनों के तीनों स्केल दिखाए गए हैं। डिग्री सेल्सियस में जो स्केल होता है वहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है, केल्विन में 273.15 होता है। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे पहुँचेंगे तो डिग्री सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फ़ारेनहाइट में क्या है 212 है। ऐसे ही केल्विन में 373 है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ज़्यादा अगर याद ना रखें तो आप इन रिलेशन को ज़रूर याद रखें। अगर आप सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 9/5 का मल्टीप्लाई करेंगे सेल्सियस के टेम्परेचर में, प्लस उसमें 32 होगा। केल्विन वाला आपको इजीली याद रहेगा, ठीक है। अगर ये पिक्चर आपको याद रह जाती है तो बढ़िया बात है, एक दो बार बना के देख लें, याद रखें, कोशिश करें, अच्छा है। अब देखिए जो 7 बेसिक यूनिट हमने पढ़ी थी एसआई सिस्टम की, वहाँ से ही नई नई यूनिट्स, नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट को हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसे डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास हमारी बेसिक यूनिट में थी, उसकी क्या है केजी, वॉल्यूम की क्या थी मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी पर मीटर क्यूब किसकी यूनिट आ गई, डेंसिटी की। तो ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी हम यूनिट यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। देखिए हाँ, साइंटिफिक नोटेशन बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। जो स्टूडेंट इस कंसेप्ट को अच्छे से यूज़ करना जानता है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, इस पे अच्छे से कमांड जो कर लेता है स्टूडेंट, उसके लिए कैलकुलेशंस जो होती हैं न्यूमेरिकल्स में बहुत ईजी हो जाती है। कैलकुलेशंस को स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके बहुत आसानी से कर सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो कन्फ्यूजन होते हैं उसको भी ये दूर कर देता है, उस चीज़ को भी नहीं। तो यही थोड़ा सा हम समझ लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन कैसे क्या होता है और इसमें कैलकुलेशंस को हम कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको 100 है, 100 रुपये दिए हो, तो 100 रुपये को साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे दिखाएंगे 1.00 इंटू 10⁻²। क्यों? क्योंकि पॉइंट जब आप यहाँ देखिए आपने 100 से 1 कर दिया इसको, ये यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, थोड़ा सा देखें 100 से आपने 1 कर दिया, यानी कि नंबर 100 से छोटा, नंबर आप छोटा करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसका उल्टा करना चाहें, यानी कि अगर आपको दिया है 1.00 इंटू में 10⁻², और इसको आप पावर हटा के सिंपल करना चाहें तो अभी तो ये छोटा है, इसको आप बड़ा करेंगे तो पावर, नंबर बड़ा होगा तो पावर छोटी जाएगी। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ इतना, तो क्या हो जाएगा 10⁻1। और अगर मैं इसको 100 पे ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 10⁻0 हो जाएगा। किसी की पावर 0 हो उसका मतलब 1 होता है, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि आप पावर के फॉर्म में किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को पावर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10 की पावर के फॉर्म में, ओके। 10 की पावर के फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका साइंटिफिक नोटेशन में होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप कैलकुलेशन में बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी कैलकुलेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई अगर हम करें नंबर्स का, और उन नंबर्स को अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके मल्टीप्लाई करें तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना ईजी होगा, इस चीज़ को समझिए। देखिए हमारे को मल्टीप्लाई करना है 5.6 इंटू में 10⁻15 और 6.9 इंटू 10⁻18। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप देखिए, 5.6 इंटू में 6.9 आप अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर्स ऐड हो जाती है, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है ऐसे। इससे भी आसान आप तरीका देखिए मैं बताऊंगा, आप उसको फॉलो करिए। ये मैंने यहाँ पे आपको समझा रखा है, थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूँ फिर से आपको समझिए। ये उन्होंने बताया है आपको मल्टीप्लाई करने का, मैं आपको और ईजी कर दूँगा। आप हमेशा जो है कैलकुलेशंस को इसी तरह किया करें। तो थोड़ा सा एक सेकेंड यहाँ लगेगा, इसको हम रब कर देते हैं, फिर हम आपको समझ। हाँ अब हमारे पास स्पेस है, देखिए
हमें कैलकुलेशन करने को बोला है इन्होंने 5.9 सॉरी 5.6 है 5.6 है इंटू में 10⁵ एक ये नंबर दिया है और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 6.9 इंटू में 10⁸। ये इस तरह से हमें अगर मल्टीप्लाई करें तो आप इसको इनके तरीके से ना करके मैं बताऊँगा। पॉइंट्स को आप इग्नोर ही कर दिया करें जब मल्टीप्लाई करें, उनको बिल्कुल ईजी कर लिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 56 इंटू में 10⁻, कितना हो जाएगा बोलिए। हमने क्या किया 5.6 से 56 यानी नंबर को बढ़ाया तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक पावर कम, एक डिजिट पॉइंट को हमने एक डिजिट आगे बढ़ा दिया। 5.6 से 56 पे कर तो हमारा एक पावर कम है, ठीक है। इंटू में यहाँ पे 69 इंटू में 10⁻7। अब देखिए 56 और 69 का मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है, इजीली जैसे हम करते आए हैं बचपन से वैसे ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने किया 56 69 कितना आ रहा है 3864, तो इसका आंसर कितना आएगा 3864 इंटू में 10⁻, मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 7 और 4 यानी कि 74 कितना हो जाएंगे, तो हमारा आंसर ये आ गया। अब साइंटिफिक नोटेशन में है तो हमें पॉइंट लगाना ज़रूरी है, तो हम इसको और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करें। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट हटा के कैलकुलेशन कर ली, जैसे ये मल्टीप्लाई। लेकिन जब हम दिखाना है रिजल्ट तो हम कैसे दिखाएंगे, इसको अब क्या करेंगे 1 2 3 अंक यानी कि 3 डिजिट हम इसको इधर ले जाएंगे पॉइंट को, तो हमारा 3 पावर क्या हो जाएगा, हमने नंबर छोटा कर दिया 3000 से हमने 3864 से हमने 3.8 बना दिया, इसको छोटा कर दिया, नंबर को छोटा कर देंगे पावर बढ़ा देंगे। तो कितना डिजिट आप लेके गए 3 डिजिट, तो इसमें 3 पावर ऐड कर दीजिए, 11 हो गया 12 13 14 यानी कि 10⁻ कितना आ जाएगा 14। समझ में आई बात। यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है इनका 3.864 10⁻14 इनका आंसर। तो इन्होंने जैसे किया वैसे ना करके आप ये मेथड फॉलो करें जो मैंने आपको बताया। आप सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लें, पॉइंट बिल्कुल ही हटाई दें, मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद फिर से आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके आंसर लें। तो आप इस तरीके को फॉलो करें, कभी मिस्टेक नहीं होगी और आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे किया करें। अब ये तो रही बात साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लाकर और उनको मल्टीप्लाई करने की। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर से ऐड हो जाती है, नंबर्स को हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, उनके पॉइंट्स को हटा कैसे, ये तो मल्टीप्लिकेशन की बात है। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपल ही आपको फ़र्क कितना है याद रखने वाली बात है कि पावर्स आपको नंबर्स की सेम करनी पड़ेगी। जैसे आपको यहाँ पे एक ये नंबर है और ये एक नंबर है, इसको अगर ऐड करना है ना तो आपको करना पड़ेगा, ये तो 10⁻4 में, ये 10⁻3 में, तो या तो आप इसको 10⁻4 में कन्वर्ट कीजिए या इसको 10⁻3 में कन्वर्ट कीजिए, फिर आप ऐड करिए, ठीक है ना। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको अगर मान ली 10⁻3 में कन्वर्ट करना है, पावर एक कम करी नंबर बढ़ा सकते हो, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 66.5 इंटू में 10⁻3 और उसके साथ हमें क्या ऐड करना है प्लस 8.95 इंटू में 10⁻3। यहाँ पे पावर दोनों बराबर होगी, तो अब हम सिंपली नंबर्स को ऐड करेंगे कैसे। अब केवल हम क्या करेंगे 66.5 और 8.95, सिंपली आप नंबर को जैसे ऐड करते हैं वैसे करिए, पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा, अब इनको ऐड करिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। इनटू में आप रिजल्ट जो आए ऐड करके इनटू में आप 10⁻3 लिख सकते हैं, तो आप आइए एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में होगा, सब्ट्रैक्शन में भी आपको पावर सेम करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से आप साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करके इस कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं, बहुत आसानी से। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर की बात होती है, उसमें क्या होता है जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी मेजरमेंट की लेवल कितना है, कितना एक्यूरेटली वो मेज़र कर रहा है, कितना हायर डिग्री तक मेज़र करता है, वो सिग्निफिकेंट है। यानी कि 100 में को हम ऐसे भी देख सकते हैं 1 × 10⁻2 उसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, और 100 को अगर हम लिखें 1.0 × 10⁻2 उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, और अगर 100 को लिखें 1.00 × 10⁻2 उसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट। सिंपल सी बात ये है, कोई स्केल ऐसा है जो मीटर तक नाप रहा है, कोई स्केल है जो ऐसा जो मीटर भी नाप रहा है, सेंटीमीटर भी नाप रहा है, कोई स्केल ऐसा जो मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में नाप रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, इसमें और ज़्यादा होंगे, इसमें और कम होंगे, ऐसे समझें आप सिंपल, ठीक है। तो कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको ज़्यादा टाइम देने समझने आगे चलते। प्रिसीजन एक्यूरेसी भी कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, ज़्यादा यूज़ नहीं आती है, आप इसको अपने आप देख लेना, कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ दें, ठीक है। आगे अब देखिए हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस फिजिक्स में भी होता है यूनिट कन्वर्जन। देखिए मैं आपको यूनिट कन्वर्जन का एक बहुत ही पावरफुल तरीका बता रहा हूँ, जिसमें आपको कभी भी कोई भी यूनिट्स कन्वर्जन की बात आती है, कभी भी न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चंस में, तो आपको कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इसी स्पेस को यूज़ कर लेते हैं, तो कहीं और देख लेते हैं यहाँ पे स्पेस है, चलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए
कभी भी आपको यूनिट कन्वर्जन करना हो तो आप जो मैं बता रहा हूँ तरीका उसको फॉलो करें, आपको कभी मिस्टेक नहीं होगा। आप आसानी से कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स यूनिट कन्वर्जन उसको ईजिली कर पाएंगे। देखिए सपोज़ कीजिए आपको किसी भी बॉडी की, किसी भी बस की मान लीजिए स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर, और आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पर ये आप कन्वर्सन किसी भी यूनिट्स के लिए कर सकते हैं, यही मेथड फॉलो किया जाए। तो आप क्या करें, 30 को लिखें और किलोमीटर लिखें डिवाइडेड बाई आवर लिखें, ठीक है। अब आपको आंसर जो चाहिए ना उसमें मीटर और सेकंड है, किलोमीटर और आवर का नाम और निशान नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करें, आप ऐसा करें कि किलोमीटर और आवर ही कट जाए। तो आप एक चीज़ देखें, आपको चाहिए आंसर मीटर में, ठीक है ना, तो आप मीटर तो लिख लें ऊपर। अब देखें 1 किलोमीटर हम नीचे लेके आए, क्यों, हमें किलोमीटर से किलोमीटर काटना है, हमें ये चाहिए नहीं, आंसर मीटर चाहिए। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2 आते हैं, 1 मीटर में चाहिए तो हमने उसको छोड़ दिया। हमें किलोमीटर नहीं चाहिए तो हमने किलोमीटर को नीचे लाए, यानी इसीलिए हमने लिखा 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का जो मीटर में होता है उसको हमने ऊपर लिख दिया 1000 मीटर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएंगे, मीटर में बचेगा। तो हमें इससे क्या होगा, हमें मल्टीप्लायर मिल जाएगा। हमें याद नहीं रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लायर को, या हमें यूनिटरी मेथड भी नहीं लगाना पड़ेगा किस तरह से मल्टीप्लायर आपस में एडजस्ट, अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। क्या किया हमने, 30 किलोमीटर पर आवर को लिख लिया और आंसर में चाहिए था मीटर पर सेकंड में। तो हमने क्या किया, किलोमीटर को काटना है, क्योंकि मीटर और किलोमीटर में ही रिलेशनशिप है। तो हमने किलोमीटर को काटना, तो हमने 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर वो आपने ऊपर लिख दिए, और किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। हमने ऐसा इसलिए किया था किलोमीटर से काटना, इसलिए हमने किलोमीटर को नीचे लिया, ठीक है। और मीटर में चाहिए था वो हमने ऊपर लिख लिया। फिर हमें सेकंड भी चाहिए, और वो कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेकंड तो यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास टाइम आवर है, तो आवर को हमें ऊपर लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 1 आवर ले आए, ठीक है, और उसमें हमें सेकंड लिखने पड़ेंगे। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये तो सेकंड आ गए 1 आवर में, और आवर से आवर कट भी गया, जो कि हमारा उद्देश्य था। तो अब देखिए हमारे पास क्या यूनिट रह गई, मीटर रह गया और सेकंड रह गया, और हमारे पास मल्टीप्लायर भी सेट होकर गया। तो इसी तरह के आपके, अब देखिए आपको सिर्फ कितना करना है, 30 करिए, इनटू में आप 1000 करिए, और इनटू में 1/60 इंटू 60 करिए। ये आपका आंसर जो है मीटर पर सेकंड। समझ में आएगी बात। कोई भी यूनिट कन्वर्ट करनी हो कभी भी, तो आप सिंपली ये सोचा करें हमें किसको काटना है, किसको रखना है, उसके जो फैक्टर्स हैं उनको आप एडजस्ट करके ऊपर नीचे आराम से इक्वेशन बना लें, और जिन इनको नहीं चाहिए उनको आप कट कर लें, जो चाहिए आपको उनको आप रखें, और आप मल्टीप्लायर आपके सेटों पे आप रखें। आपको कुछ यूनिटरी मेथड नहीं लगाना, कुछ याद नहीं रखना, सिंपली आप ये कंसेप्ट याद रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ये यूनिवर्सल है, आप इससे कभी भी मात नहीं खाएंगे। ये ब्रह्मास्त्र है यूनिट कन्वर्जन का, आप ये समझ लें, ब्रह्मास्त्र है यूनिट कन्वर्जन का, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन का ब्रह्मास्त्र, कभी भी यूनिट कन्वर्जन, हमेशा यूनिट कन्वर्जन की बात आती रहती है हर जगह। तो यूनिट कन्वर्जन में मेरा स्टूडेंट कभी मात नहीं खाएगा जो अगर इसको चीज़ को याद करेगा, ठीक। अब आगे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया उसी से, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। एवोगाड्रो का लॉ भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा देख लीजिए। एवोगाड्रो ने एक लॉ बताया था, उन्होंने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑल गैसेस विद सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे और वॉल्यूम में 1-1 लीटर लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे गैसेस के रेस्पेक्ट में बताया था। वो यहाँ पे समझाया हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई यूजफुल नहीं है। हाँ, एटॉमिक मास मॉलिक्यूल, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, पीरियोडिक टेबल पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ने में एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटॉमिक मास होते हैं। तो एटॉमिक मास को मेजरमेंट करने के लिए साइंटिफिकली इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह, ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है। इसमें कई सारे माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो लाइट का या इलेक्ट्रॉन के बीम का यूज़ करते हैं, इससे कि एटम का मास निकालना। पर इन चीज़ों से निकाल के अभी लेटेस्ट में आया, इससे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। तो इसके बावजूद भी केमिस्ट्री में मैटर का जो मास एक्सप्रेस किया जाता है, वो एटम का मास या मॉलिक्यूल का मास कुछ भी एक्सप्रेस किया जाता है, वो क्या किया जाता है, कार्बन के जो एटम है उसके रेस्पेक्ट में किया जाता है। तो कोई भी एलिमेंट का एटम कार्बन से कितना भारी है, कितना हल्का है, इस चीज़ के हिसाब से उसका मास एक्सप्रेस किया जाता है। और कार्बन का जो एटम होता है ना, उसका 1/12 जो मास होता है, उसका 1/12 मास, वो एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, उसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। जैसे कि लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर।
तो ऐसे ही एटॉमिक मास की यूनिट है, एटम के मास को नापने के लिए एक यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, और एक एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम का जितना भी वजन है उसका 1/12 आप कर दें तो आपका एक एटॉमिक मास यूनिट है। और एक एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1.6 इंटू में 10⁻27 kg। यानी कि जब भी एटम्स के वजन की बात करी जाएगी तो हम एटॉमिक मास यूनिट में नापेंगे। ठीक है, और एक एटॉमिक मास यूनिट की वजन इतना है। तो अगर किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में आपने कोई सब्सटेंस लिया, उसके अमाउंट में मान लो अगर 10 एटम है तो उसका वजन कितना आ जाएगा, 10 इंटू एक एटॉमिक मास यूनिट का जो भी वजन है वो निकाल आता है। तो इतना आपका उसका सिंपल बात है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है, ये आप याद रखें, 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, अब एटॉमिक मास के बाद आता है मॉलिक्यूलर मास। एटम से मॉलिक्यूल मिलके बनते हैं, एटम से मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में क्या है, सारे एटम जितने उनका मास अब जोड़ दीजिए। कार्बन का 12 लिया जाता है, 12 एटॉमिक मास यूनिट है। ये देखिए कार्बन का मास कितना है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन में कितना है, 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। इनको आप जोड़ेंगे, हाइड्रोजन के एटम कितने, 4 है, 4 इंटू ये करके आप जोड़ेंगे 16 है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना, सॉरी CH4 यानी कि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं अगर उसको एटम्स का आपको मास पता है तो। ठीक है, अब ये जब एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को जो ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो मोलर मास की बात आ जाती है। ऐसे उसको मोलर मास भी कहते हैं, उसको ग्राम में निकाल देते तो का मीथेन का 16 ग्राम भी एक तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है, वाटर का 18 ग्राम भी कहा सकता है। ऐसे फार्मूला मास में क्या है, एटम का मास था, फिर आपका मॉलिक्यूल का मास आ गया। तो जैसे मॉलिक्यूल भी तो एक फार्मूला ही है ना उस कंपाउंड के लिए, ऐसे फार्मूला मास की बात करिए कि हमारे NaCl एक कंपाउंड है, उसका फार्मूला है NaCl, तो उसका मास का सोडियम एटम का मास ले लीजिए, क्लोरीन का ले लीजिए, उसको जोड़ दीजिए तो फार्मूला मास। एवोगाड्रो की बात मैंने आपको बताई दी। एवोगाड्रो की बात जब भी आए तो आपके दिमाग में सिर्फ चलना चाहिए, एवोगाड्रो का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल है, और एवोगाड्रो नहीं। एवोगाड्रो की बात जब भी आपको आए, या मोल 1 मोल की बात आए, या 1 मोल की बात आए, या एवोगाड्रो की बात आए, तो आप ये समझें कि आपके पास 6.023 इंटू में 10⁻23 एंटिटीज़ हैं। ये अगर एटम की बात होगी तो एटम होंगे, अगर मॉलिक्यूल की बात चल रही होगी तो मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, ये आप 1 मोल या एवोगाड्रो का मतलब इतनी एंटिटीज, एक कांस्टेंट नंबर है, इसको आप ठीक 6.023 इंटू 10⁻23 आसान है यार। जैसे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इतने एटम होंगे, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में इतने ही वाटर मॉलिक्यूल होंगे। ये सिंपल चीज़ है। अब देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस ग्राम से कॉल्ड इज मोल मास। आप देखिए अगर आप कार्बन के इतने एटम को लेंगे, ठीक है ना, इतने एटम्स अगर कार्बन के लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कार्बन का, और उनका वजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ कार्बन। ठीक है, समझ में आ रही बात। मोलर मास में कितने होंगे, इतने एटम्स होंगे कार्बन के। किसी भी एलिमेंट के आप 1 मोल लेंगे तो उसमें इतने ही एंटिटीज होंगी, और उसका जो मास होगा उस एटम के लिए मोलर मास होगा। ये तो फिक्स क्वांटिटी है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स उनका वजन अलग अलग है, इसीलिए सबका मोलर मास तो चेंज हो जाएगा, लेकिन एवोगाड्रो कांस्टेंट सेम रहेगा। यानी कि नंबर ऑफ एंटिटीज या नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही रहेंगे हर एक एलिमेंट के लिए, मोलर मास के लिए, लेकिन वो एटम वो एलिमेंट अलग अलग है, जिसकी वजह से उसका वजन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से उसका मोलर मास चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स उतने ही रहेंगे इसमें हर एक में। एक मोल का मतलब है इतने ही एंटिटीज आपके 6.023 हैं उसमें। ठीक है, ये बात है। ठीक है, अब 1 मोल का मतलब है इतने एलिमेंट्री एंटिटीज। यहाँ पे बताया देखो पिंक कलर से मैंने जो आपको हाईलाइट कर रखा है, 1 मोल का इतने एंटिटी आपको मैंने बताया। अब जैसे वाटर का मोलर मास है, वाटर का मोलर मास कितना है, H2 वाटर का सिंबल है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 2, ऑक्सीजन कितना 16, तो कितना हुआ 18। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 18 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो उनका वजन 18 ग्राम होगा। तो देखिए कितना इजी हो गया, आपने ये चीज़ डिफाइन कर दी एवोगाड्रो कांस्टेंट, तो वाटर को मेजरमेंट करना आसान हो गया। 18 ग्राम आप इजीली मेज़र कर सकते हैं, वरना अगर आप एक एक एटम की बात करते हैं अगर इंडिविजुअल एटम की, तो उनका वजन बहुत कम होता।
तो हर एक एलिमेंट के लिए स्टडी करना कितना मुश्किल है। तो ये जो एवोगैड्रो कांस्टेंट इसने कितना हेल्पफुल बना दिया हमारे लिए मेजरमेंट करना वजन वगैरह का हर एलिमेंट का। ठीक है, ये आप चीज़ समझें। ओके, अब देखिए परसेंटेज कंपोजिशन। भाई अगर कोई चीज़ है जिसके अंदर 2 चीज़ें या 3 चीज़ें हैं, वो किस रेशियो में है या किस परसेंट में है, तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन मान लीजिए आपके पास पानी और दूध है। पानी आपके पास 50 ml है और दूध आपके पास 50 ml है। टोटल आपका 100 ml सॉल्यूशन है जिसमें पानी और दूध है 50 ml। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा 50-50% या 1:1 हो गया। ठीक है, रेशियो में देखें तो ऐसे ही आप परसेंटेज कंपोजिशन किसी का सिंपल चीज़ है, परसेंट आपको आता तो अपने का कुछ बीच में है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, हाँ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बताया। देखिए अब जैसे वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम, उसमें हाइड्रोजन का कितना है 2, तो 18 में से 2। ठीक है ना, परसेंट कैसे निकालते हैं, टोटल जो 18 है टोटल में से उसका एलिमेंट का कितना है, तो 18 में से 2 है, तो 18 में से 18 टोटल है वाटर का, उसमें से 2 है हाइड्रोजन का, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट कंपोजिशन हाइड्रोजन का आ जाएगा। ऑक्सीजन का लगाना, ऑक्सीजन 16 है, टोटल वाटर का मॉलिक्यूल का 18 है, इंटू 100 कर देंगे तो सिंपल मास पर जो आपको परसेंट कंसेप्ट वही है, इसमें कुछ भी तो एक्स्ट्रा। अभी न्यूमेरिकल्स हैं, आप एक बार देख लें, इसमें कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें समझने में याद रखने वाली मैं आपको बताता हूँ। लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट एक होता है, कभी रिएक्शन में अगर 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो जो रिएक्टेंट कम रह जाएगा ना, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट की क्वांटिटी बनेगी। मान लीजिए आप अभी डिटेल में थोड़ा सा आगे देख लेंगे, मान लीजिए आपने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया और CO2 बन रहा है, तो अगर कार्बन कम रह जाएगा ना ऑक्सीजन से तो उसी के उतनी ही रिएक्शन होगी। ऑक्सीजन भले ही फालतू है तो वो बचा रहेगा और रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो लिमिटिंग रीजन का मतलब क्या है, जिसकी अमाउंट कम है। ठीक है, इतना सिंपली आप याद रखें। और ये क्या है, बैलेंसिंग करना। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत आसान है, बैलेंसिंग इक्वेशन करना बहुत आसान है, कॉमन सेंस लगा के आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स देख लीजिए, तो थोड़ा सा मैं क्विकली बता देता हूँ। जैसे ये रिएक्शन है, 4 एटम्स हैं आयरन के और 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के एटम है, सॉरी 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, इससे कंबाइन होकर Fe2O3 बन रहा है। तो आप देखिए जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, जो प्रोडक्ट बन रहा है Fe2O3 और जो रिएक्टेंट है उसमें आप नंबर ऑफ एटम्स देख लीजिए। यहाँ पे 4 आयरन के एटम है तो आप इसका 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 एटम पहले इनके 2, ये 4 तो आयरन के बैलेंस हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 दूनी 6 है, तो इधर भी क्या है 3 है तो 2 को मल्टीप्लाई कर, बस आपको थोड़ा सा ये कॉमन सेंस लगाना है, बैलेंस कुछ भी नहीं। फिर आप देखें ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको क्विकली देख लें। इसमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करनी है जो कि कंबशन 16 ग्राम ऑफ मीथेन के कंबशन से होगा। तो मीथेन का कंबशन की इक्वेशन आपको देखिए ये लिखा हुआ है, CH4 और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर CO2 और H2 बनाते हैं। इसमें आपको पता क्या करना है, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा 16 ग्राम मीथेन से, 16 ग्राम मीथेन से कितना। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से इस चीज़ों को सोचें समझें। मैं बताता हूँ ईजिली, आप इनको ना देखें हमने क्या क्या कर रखा है उसको दिमाग में, हमें तो खाली निकालना है क्या है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा 16 ग्राम मीथेन से। ठीक है, अब देखिए मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 ग्राम, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 4 और 12 16 हो गया, यानी कि 16 ग्राम मीथेन जब जलेगी ना तो उससे कितना, क्वेश्चन क्या दोबारा देखेंगे, कमीशन 16 ग्राम मीथेन वाटर निकलना है। 16 ग्राम मीथेन, पहले तो रिएक्शन आप बैलेंस कर लें। ठीक है, पहले रिएक्शन बैलेंस करें तो आपको आइडिया लग जाए। 16 ग्राम जब मीथेन जलेगी ना तो वाटर कितना निकल रहा है, आप देखिए 2 मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर कितना होता है 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 16 18, तो 18 और इंटू 2 यानी कि 36। तो 16 ग्राम अगर मीथेन जल रही है तो उससे 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है। बस इतना आपको समझना है, इससे आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर पता क्या करना था, अमाउंट ऑफ वाटर 16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो सिंपल सी बात है 16 ग्राम मीथेन से कितना हो रहा है 36 ग्राम। ठीक, वही देखो आंसर 36 नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी ये सिमिलर है, आप सभी देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया वैसे। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, इसमें आपका लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझें, एक बार मैं आपको समझाऊँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 50 kg आपने नाइट्रोजन ली और 10 kg आपने हाइड्रोजन ली और इनको मिक्स करके अमोनिया आप बना रहे हैं, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि अमाउंट ऑफ अमोनिया ग्राम में कितनी प्रोड्यूस होगी। देखिए यहाँ पे रिएक्शन आपको बैलेंस करके लिखनी पड़ेगी, नाइट्रोजन मिला रहे हैं और हाइड्रोजन मिला रहे हैं अमोनिया। 50 kg तो नाइट्रोजन है आपकी, kg में ये थोड़ा ध्यान रखें, 50 kg नाइट्रोजन है और आपका क्या दे रखा है 10 kg आपका हाइड्रोजन। ठीक है,
10 kg है, उससे आपकी अमोनिया बन गई, वो आपको बताना है कितना अमोनिया बनेगा। अगर आप 50 kg नाइट्रोजन लेते हैं और 10 kg हाइड्रोजन मिलाते हैं तो कितना अमोनिया बनेगा। तो आप पहले मोल्स में थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए, और उसको मास में देखिए, क्योंकि मोल और मास के बीच में रिलेशन होता है। 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर मास, वो ग्राम में आ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप समझिए जो इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो आप ये चीज़ रिलेशन भी याद रखें, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। ये आप रिलेशन याद रखें, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये किस में आएगा, ग्राम, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स है तो नंबर्स में आएगा। मास को ग्राम में लेना है, मोलर मास आपको ग्राम में, मास भी ग्राम में लेंगे तो 2 ग्राम से ग्राम कटेगा, रेशियो है, नंबर ऑफ नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का पता होना चाहिए, मास अपन मॉलिक्यूलर मास, ये आप हमेशा याद रखें, ठीक है। तो थोड़ा हम रब कर देते हैं हम स्पेस। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, याद रखें। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितना होता है, ये सब इसको रब कर देते हैं स्पेस करने के बाद, हम इसको समझते हैं। 50 ग्राम नाइट्रोजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन से मिला के आपको अमोनिया बन रहा है, और आपको पता करना है कि अमोनिया कितना बनेगा। तो देखिए, जब आप समझें 1 मोल नाइट्रोजन कितना 14 यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन जब मिल रहा है तो उससे कितना अमोनिया बन रहा है। नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, और 6 7 14 15 16 17 यानी कि 17 ग्राम, और ये W2 है यानी कि 34 ग्राम। देखिए 28 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड होके 34 ग्राम क्या बना रहा है, अमोनिया। एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड होकर कितना बना रहा है, 34 ग्राम अमोनिया। ठीक, अब देखिए हमारे को जो अमाउंट दे रखी है उसमें आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन कितने हैं, मास पर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया, मास ले लिया 50 kg, इसको हमने 1000 मीटर के लिए ग्राम में आ गया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास कितना है, 20। सिंपल, इसको आप याद, ये क्या कर रहे हैं इसको ध्यान रखें। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालिए, नाइट्रोजन के कितने आ रहे हैं, इतने मोल्स आ रहे हैं नाइट्रोजन के। हमारे पास जो नाइट्रोजन है 50 kg, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने, इतने। नंबर मोल कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास हमें 50 kg दे रखा है, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये मोलर मास ग्राम में होता है। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास है नाइट्रोजन का। 14 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, 2 एटम है, 18 28 हो गया, ठीक है। तो इसको आप नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कितने आपके पास आ गए। ऐसे ही हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकले, हाइड्रोजन के इतने मोल आ गए, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए। अब इस इक्वेशन को देखिए, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। देखिए 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितने चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन, यानी कि इतने जो मोल हैं नाइट्रोजन के, इसके लिए कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके 3 टाइम। ये 5 के करीब है, तो 15 लगभग 15 × 10³ मोल होने चाहिए इसके हाइड्रोजन के। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के मोल कितने, इतने। इसका मतलब हाइड्रोजन लिमिटिंग है, वो तो 1/3 ही है। तो इसका मतलब रिएक्शन जो होगी वो 1/3 ही कम्प्लीट होगी, और हाइड्रोजन की कमी है यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से रिएक्शन कमी होगी, आपका नाइट्रोजन एक्स्ट्रा एक्सेस में बचा रह जाएगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आपको सारी कलेक्शन आप करनी है। तो आप इतने ही मोल लीजिए, इतने मोल हैं, तो मोल को आप मास में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिंपल कन्वर्ट करते हैं। जब आपको पता है नंबर ऑफ मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये आपको पता है मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल आपके हाइड्रोजन आपने निकाल लिया। अब ये आप पता कर लीजिए कि इसमें मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन कर दीजिए, ठीक। तो हाइड्रोजन कितना है 2, इसका तो 2 गुना आप इसका कर लेंगे, तो वही आप नंबर ऑफ मोल्स मार्क, तो आपको क्या आ जाएगा, इसका वजन आ जाएगा, हाइड्रोजन का आ जाएगा वजन, ठीक है ना। आपको फिर आपको क्या चाहिए, क्या, हाँ अब देखिए 3 मोल हाइड्रोजन से क्या मिल रहा है, 2 मोल अमोनिया मिल रही है, ठीक है। जब 3 मोल हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग, अब इसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, 3 मोल हाइड्रोजन से क्या मिल रही है, 2 मोल, उसको छोड़ देंगे दूसरे वाले, 2 मोल 3 मोल से 2 मोल मिल रही है, तो 1 मोल से कितनी मिलेगी, 2/3। और हमारे पास हाइड्रोजन है कितनी टोटल, इतनी, तो इतने मोल से कितनी मिलेगी, इंटू में ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4.96, तो वही हमने किया है, समझ में, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, कुछ नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इतना आपका आ जाएगा अमोनिया, तो इतनी अमोनिया आपकी बनेगी, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो अब ये आपका किस में, मोल में आ गया। मोल से आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएगी, मास
नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जब आपको मास अपॉन मोलिकुलर मास होता है तो मास अगर आपको निकालना है ग्राम में तो नंबर ऑफ मोल्स जो आए उसमें मोलिकुलर मास को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर वही है, समझ में आई बात। ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, खाली आपको लिमिटिंग रीजन पता करना था। जो लिमिटिंग रीजन के नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से बात आगे सोचनी है, बस इतना था। कभी कभी यूज़ हो जाता है, कभी कभी यूज़ हो जाता है, ये आपको पता नहीं चाहिए लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और सिंपल ये इसलिए बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स और मास के बीच में एक रिलेशन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होती है ना, और उसको वजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कैसे कंफर्टेबली समझें, कैसे उसको विजुलाइज करें, उसके लिए आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए चीज़ों जो मैटर होता है कंसंट्रेशन को बताने के लिए हमारे पास कई सारे कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, मास परसेंट आपको पहले बताया जा चुका है, मास परसेंट है एक कंसेप्ट, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर दो सब्सटेंस में कितने मोल हैं, सिंपल फ्रैक्शन ले लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए दोनों के, और उसमें से जिसका फ्रैक्शन निकालना है, ए का निकालना तो ए का ऊपर रख लीजिए, बी का निकालना तो बी का ऊपर। सिंपल ये परसेंट का, इसमें कुछ भी नहीं, ईजी है। फिर मोलरिटी, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेंट सॉल्यूशन वाले चैप्टर हमको आपको आइए, मोलरिटी आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के होते हैं मोलरिटी, कि सॉलिड का कितना कंसंट्रेशन। मान लीजिए आपको शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो शुगर के आप नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे वाटर टोटल सॉल्यूशन में। मान लीजिए आपने अगर 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन बनाया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर आप देखेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करी जाती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आप थोड़ा सा रिमेंबर रखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका जो रिलेशन है ये आप याद रखेंगे, इसको मोलरिटी कहा जाता है। इसको बस इतना याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन वगैरह आप कर लेंगे, कोई इसमें ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं। और फिर अगर हम आपको एक ऐसा चीज़ दी जाए कि कोई एक सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी है m1 और उसका वॉल्यूम है v1, फिर आपने उसके कंसंट्रेशन को m2 कर दिया तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो सिंपल आप इसको रिलेशन को यूज़ करें, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी होता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, जैसे कि यहाँ पे हमने ये रखा है, इसको आप सेल्फ स्टडी करके कुछ इसमें खा सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हैं। जब यूज़ आएगा तो हम आपको जैसे ये क्वेश्चन दिया है, मोलरिटी निकाल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। आपको पता है मोलरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। देखिए मोलरिटी किसकी निकालनी है, NaOH की। तो NaOH आपने किसमें पानी मिलाया होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए कितना है, 250 ml, टोटल 50 तो वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का दे रखा है, और आपने ये कितना ले रखा है NaOH 4 ग्राम। तो 4 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास तो ये मोलिकुलर मास कितना है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, उसको जोड़ के आप कितना आ रहा है 40। ठीक है, 40 आ रहा है, तो मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 40। तो कितना आ रहा है 0.1, ये 0.1 मोल है कितने में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 250 क्या है ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 10⁻³ ठीक है, या फिर 1250, या फिर आप इसको 250 इंटू में 1/1000 कर लेंगे तो भी आपका ये लीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हमारा मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे हमें ml में दे रखा था, थोड़ा सा हमें लीटर में कन्वर्ट करना, या फिर आप ऐसे ना सोच पाए तो जैसे मैंने तरीका आपको बता तो उससे आप करें। ऐसे ही यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है कंसंट्रेशन के लिए, मोलरिटी। मोलरिटी अलग है, मोलरिटी अलग है। मोलरिटी में क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहाँ पे था वॉल्यूम, यहाँ पे सॉल्वेंट का, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम था, यहाँ पे केवल सॉल्वेंट का है केजी। तो एक तरीके से सॉलिड और सॉल्वेंट का रेशियो आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हैं तो ये भी मोल्स हैं तो वजन भी होगा, तो ये एक तरह का रेशियो आ गया सॉलिड और सॉल्वेंट का। उसमें आपका पूरा सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में था, यहाँ पे सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो मोलरिटी ये है। इस क्वेश्चन में आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, और क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये है नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप इसमें क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaCl का 3 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, नंबर मोल दे रखे हैं, डेंसिटी दे रखी है इसकी। ठीक है, मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है NaCl, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास। ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, पानी है। ठीक है, 3 मोलर सॉल्यूशन है हमारे पास टोटल NaCl का, कितने ग्राम पर मोल का है। ठीक है, 3 मोलर सॉल्यूशन है, मोलरिटी दे रखी है, और डेंसिटी दे रखी है इसकी। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है,
तो जब आपका 1 लीटर सॉल्यूशन का 3 मोल है सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हो जाएंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन 3 मोल का वजन में कन्वर्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, और मास इसका 58, NaCl का फॉर्मूला मास आप निकालेंगे तो 58 सॉरी बैटरी डाउन हो रहा है, 1 सेकंड मुझे तो इसको प्लग इन कर लेता हूँ। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको बात समझ में आ रही है। देखिए हमारे पास 3 मोल है NaCl के, मोल को हमने किस में कन्वर्ट किया? वजन में। सिंपल, मास अपॉन मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास हमें NaCl का पता चल गया 58.5, कैलकुलेट कर सकते हैं, सोडियम का 23 है, क्लोरीन 35.5, तो 58.5 आ जाता है। तो मास हम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे 3, और मास हम निकालेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 58.5, इतने हमारे पास NaCl का वजन है, यानी कि 175.5 ग्राम में NaCl लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालनी मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना नंबर ऑफ मोल्स हमें पता ही चल गए 3 है। अब ये हमें क्या निकालना है? केवल मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। ठीक है, वो भी केजी में। देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन है, डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, 1.25 ग्राम पर ml दे रखी है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में मास कितना होगा? मास क्या? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इतना मास आ गया 1 लीटर सॉल्यूशन का। ठीक है, डेंसिटी ये दे रखी थी सॉल्यूशन की इसलिए, लेकिन वाटर का हमें निकालना किसका? सॉल्वेंट का, क्योंकि मोलैलिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट तो हमारा वाटर है, टोटल सॉल्यूशन का तो मास हमारे पास इतना आ गया, डेंसिटी भी रखी है इसलिए, लेकिन मास ऑफ वाटर निकालना है। तो मास ऑफ वाटर क्या करेंगे? जो हमारा टोटल ग्राम ये आए हैं सॉल्वेंट के, सॉरी सॉल्यूशन को, उसमें से क्या निकाल देंगे हम? 75.5। ठीक है, 75.5 निकाल देंगे। 75.5 कहाँ से आ रहा है? 75.5 कहाँ से आ रहा है, इसको समझें आप। सॉरी ये गलत मिसप्रिंट हो गया, ये निकाल देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे। ये टोटल मास हमारे पास आ गया सॉल्यूशन का, जिसमें कि सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी। हमें चाहिए किसका? सॉल्वेंट का, यानी कि पानी का। तो टोटल मास जो हमारे पास आया सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का 1250, इसमें से अगर हम किसका मास निकाल दें? सॉलिड का, क्योंकि हमें सॉलिड का कैसे सॉल्यूशन का मास निकाल दें तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें से हमने 175.5 निकाल दिया, तो हमारे पास किसका मास आ गया? अब केवल सॉल्वेंट का रह गया, हमें यही चाहिए था सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का वजन कितना आ गया? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट के, नंबर ऑफ मोल्स तो 3 आपको दे ही रखे हैं, सॉल्वेंट का मास केजी में निकालना, तो ये ग्राम से आपने केजी कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा समझने की बात है, पर है ईजी, इतना कष्ट नहीं है, थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ख़त्म कर ली। कुछ और चीज़ें होती हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको जानने की। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ तो हम बताएं, जैसे कि आपका लॉगरिथमिक कैलकुलेशन है, लॉग वगैरह निकालना उसकी, तो ये कंसंट्रेशन की आपको जो यहाँ बताया गया इसमें जो आपको बताया गया है मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। इसके अलावा और भी होते हैं, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, वेट बाई परसेंट, वॉल्यूम बाई परसेंट, ये सब सॉल्यूशन चैप्टर में आपको डिटेल में समझाएंगे, वहाँ में आपको बात करना है। इसके अलावा और भी कुछ कंसेप्ट जिनकी ज़रूरत होती है, पर एनसीईआरटी में आपका इतना दिया, इतना भी आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो आपको अब चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट इसको देखें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो भी कन्फ्यूज़न वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, स्कूलनॉमिक्स को @स्कूलनॉमिक्स डालेंगे तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, बीच में स्पेस नहीं रखना है, @स्कूलनॉमिक्स साथ लिखेंगे तो आपको पीपल का पत्ता बन के आ जाएगा, जो हमारा चैनल है। ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब करें, खुद भी और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे चैनल का ये लोगो आपको स्कूलनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि मैं कुछ या फिर कोई टॉपिक बताना चाहते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आप इस पर मेल कर सकते हैं ikras.india@gmail.com। ठीक है,
तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।